तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए शुरू करते हैं अपना बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन 05, जिसमें पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हु प्रपोज्ड द डिटेल ऑफ क्रोमोसोम इन 1901। देखिए, अगर आप लोग कहेंगे कि क्वेश्चन बना कहां से है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कुल 18 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हुआ है। उनमें से 15, 16, 17, 18 ये 4 लेक्चर ऐसे हैं इसके पिछले से जहां से आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे जैसे लेक्चर लिखा है मतलब स्टार्टिंग 15 से है, तो आपको पहले कुछ क्वेश्चन लेक्चर 15 से मिलेगा, फिर 16 है तो 16 से लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हमको किस साइंटिस्ट ने दी थी 1901 में। ठीक, अच्छा, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए, जो कि पूछा ही है। दूसरा चीज, उस साइंटिस्ट ने कब इसका जानकारी दिया था, मतलब ईयर पूछ सकता है। तो आप लोग दोनों तरह से तैयार रहिएगा। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो देखिए ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर जो है भैया वो होगा क्या, थियोडोर बोवेरी। ठीक, थियोडोर बोवेरी। इनके नाम को टीचर्स ज्यादातर बोवेरी करके याद करवाते हैं, क्योंकि ये 2 साथी थे, सटन एंड बोवेरी, दोनों साथ में एक्सपेरिमेंट करते थे और साथ साथ रहते थे, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, थियोडोर बोवेरी। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेम द साइंटिस्ट हु स्टडी द क्रोमोसोमल बिहेवियर एंड मेंडेलियन फैक्टर। देखिए 2 साथी जिनका नाम लिए थे। ठीक, अच्छा, ऐसे कौन से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो जाने के बाद, कब डिस्कवरी किए हैं, 1901 में। मेंडल ने अपना लॉ कब पब्लिश कर दिया था, 1865 में। ठीक, सब कुछ पढ़ाए, आराम से चैप्टर पूरा कवर करिए। तो 1865 में कवर किए, लेकिन मेंडल उसी क्रोमोसोम को फैक्टर कहते थे, क्योंकि उनके टाइम क्रोमोसोम डिस्कवर हुआ नहीं था 1865 में। और 1884 में मेंडल चाचा की हो गई डेथ। अब क्रोमोसोम की पूरी जानकारी कब मिली, 1901 में। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के फैक्टर को और क्रोमोसोम के डिस्कवर हो जाने के बाद उसके पूरे बिहेवियर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा। तो वही दोनों दोस्त हैं, कौन भैया, सटन एंड बोवेरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। ठीक, कौन सी थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हर एक टॉपिक का लेक्चर आपके चैनल पे अपलोड है, आपको सिर्फ पढ़ना है। पूछ रहा है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था उसका एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई कौन किया था, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे, मिलर थे, एरिस्टोटल थे, मॉर्गन थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सिंपल आंसर होगा टीएच मॉर्गन। कौन सा, टीएच मॉर्गन। अगला देखिए, नेम द इंसेक्ट चूज बाय मॉर्गन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए थे, किसी चीज को अगर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है तो उसका पूरा एक्सपेरिमेंट होगा। किया कौन था, टीएच मॉर्गन। किस चीज पे किए थे, आदमी पे किए थे, डॉग पे किए थे, कैट पे किए थे, किस पे, इंसेक्ट पे किए थे, किस पे किए थे, वही पूछ रहा है। कॉकरोच पे किए थे, बटरफ्लाई पे किए थे, कि एक कीड़ा है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, उस पे किए थे। अगर पूरा बॉटैनिकल नाम जानना है तो उसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। क्या नाम है, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो किस कीड़े के ऊपर किए थे, तो जो सबसे कठिन वही कीड़ा है। आपको स्क्रीन पे फोटो पेस्ट करवा दिया गया है। पूरा लेक्चर कहाँ मिलेगा, ड्रोसोफिला वाला लेक्चर जब चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आराम से चेक करिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट कहाँ के लिए है, अभी तो फिलहाल इसको हम 2024 बोर्ड के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की भरपूर प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इनमें से क्वेश्चन तो आपको सब रट जाएंगे, बस आप पूरे चैप्टर को मन लगा के याद करिए, पढ़िए। मेन चीज आपका बेस बनेगा चैप्टर से, ना कि प्रैक्टिस सेट से। आपको 1 से 100 तक की गिनती याद है और लिखना आता ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है, पेपर में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपना बेहतरीन तरीके से ना, नंबर 1 तब तो मिलेगा। तो वही चीज इसको रट लीजिए, इसके बारे में आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए ज्यादा जरूरी है लेक्चर। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन कहता है, नेम द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्म के बनने की प्रक्रिया को कौन से साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे, किसमें स्पर्म बन रहा है? इन इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े में इंसेक्ट कैसे बनता है, इसको कौन से साइंटिस्ट बताए थे और कब बताए थे? 1891। तो एक तो साइंटिस्ट का नाम आया है जो कि इन्हीं में से होगा, और कब किए थे ये भी आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा 1891। फिलहाल जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंकिंग। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन देने की कोशिश करिए, इतना कठिन भी नहीं है, अगर आप लोग लेक्चर देखें तुरंत बता सकते हैं, 1 सेकंड का है। ठीक, फिर देखिए हेट्रोगैमेटिक केस ऑफ फीमेल स्किन, बहुत ध्यान से समझिएगा जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं। कह रहा है कि मेल है अगर तो उसमें XY होगा, फीमेल है तो XX होगा। अभी तक हमको पता है कि लड़का मतलब मेल जो है वही सेक्स को डिटरमाइन करता है कि लड़की होगी कि लड़का होगा। अगर उस मेल का X क्रोमोसोम इस फीमेल से जुड़ गया तो लड़की होगा, अगर Y जुड़ गया तो लड़का हो जाएगा। तो हम लोगों में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन कौन दिखाता है? हेट्रो मतलब अलग, गैमीट मतलब जिसका गैमीट हो, तो यही तो अलग दिखा रहा है मेल वाला। लेकिन पूछ रहा है हेट्रोगैमेटिक केस ऑफ फीमेल, ऐसा भी कोई जीव है जिसमें फीमेल का जो गैमीट है वो अलग अलग होता है, वो कौन दिखाता है? क्वेश्चन में ये कह रहा है ह्यूमन में, तो ह्यूमन में तो नहीं है, ह्यूमन में तो मेल है, यहाँ फीमेल पूछा है। दूसरा देखिए कॉकरोच, कॉकरोच जो है भैया इसमें होता है यक्स फीमेल में और मेल में XO होता है। ठीक, मेल में XO, तो यहाँ भी मेल ही अलगाव करता है। जो हमारा ड्रोसोफिला है ये बिल्कुल हमारे तरह होता है, मेल में XY फीमेल में XX। लेकिन जो चिड़िया है इसमें मेल में होता है ZZ, और अगर फीमेल चिड़िया है तो उसमें होगा ZW। तो यही फीमेल का हेट्रोगैमेटिक कंडीशन दिखाता है। तो चिड़िया रानी आओ ना, यही वाली चिड़िया है। ठीक, फिर देखिए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन हनी बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वही वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है हनी बी में। एक बार चेक करिएगा, हनी बी का लेक्चर पूरा क्लियर हो जाएगा, और उसका होता है रिप्रोडक्शन हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन का। फिर देखिए रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन हनी बीज। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल दो लोग आपस में रिप्रोडक्शन करके बच्चे को जन्म ना दे, बल्कि कोई अकेला मेल या कोई अकेली फीमेल ही नए बच्चे को जन्म देने में कैपेबल हो, वो जन्म दे सकता हो, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन हुआ पूछ रहा है रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन हनी बी इन, मतलब हनी बी मतलब मधुमक्खी वाले केस में, मधुमक्खी से क्वेश्चन बहुत आता है, कह रहा है मधुमक्खी वाले केस में ऐसा कौन है उनके पूरे परिवार में जो पार्थिनोजेनेसिस करके पैदा हुआ है? वर्कर भी है, क्वीन भी है, ड्रोन है कि कोई नहीं? वर्कर भी मतलब कौन? नौकरानी, क्वीन भी मतलब महारानी, लेकिन दोनों नौकरानी महारानी है तो लड़की ही मतलब फीमेल ही, एक बचा मेल ड्रोन, या इनमें से कोई नहीं। तो पार्थिनोजेनेसिस से पैदा होता है ड्रोन मतलब मेल। ठीक, जो कि हैप्लॉइड 16 सेल कंडीशन में देखा जाता है, 16 क्रोमोसोम में। अगर बात करेंगे क्वीन की या वर्कर बी की तो उनमें 32 क्रोमोसोम होता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए स्टडी ऑफ फैमिली ट्री इज डन इन, परिवार के पेड़ वाले, मतलब परिवार का पेड़ ना कहिए, इसको कह सकते हैं कि हम लोग जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं कि हमारे दादा थे, दादा के दो बच्चे हुए, हमारे पापा हमारे चाचा, अब हमारे जो पापा हैं उनके हम लोग हैं, हमारे चाचा के भी कुछ बच्चे हैं, ये है फैमिली ट्री। हमारे इस चैप्टरवा में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो फैमिली ट्री के बारे में बताता है? नंबर 1 का समझाया है, अगर टाइम हो तो पेडिग्री एनालिसिस का लेक्चर देख के ही दम लीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 10 हमसे कहता है भैया इफ पेरेंट इज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक ऐसा पेरेंट जिसको कोई बीमारी नहीं हुई है उसे कहेंगे नॉर्मल, बट देयर ऑफ स्प्रिंग इज अफेक्टेड। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है जो बच्चे हैं, उन्हीं को प्रोजनी भी कहते हैं बायोलॉजी में।
ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, प्रोजनी कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, या उनको कह देते हैं उनका क्या, नेक्स्ट जनरेशन। तो कह रहा है अगर मम्मी और पापा दोनों नॉर्मल हैं लेकिन उनके ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है, किसी बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं, मतलब बीमार हैं, ये केस हम लोग किसके अंदर देखते हैं, या इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आप लोग बताइए, चिल्ला चिल्ला के बताए थे। पेडिग्री एनालिसिस में है क्योंकि फैमिली ट्री उसी में बनती है, बीमारी सीमारी सब उसी में पता लगती है, बाकी हम बताने को तो बता ही देंगे। आंसर होगा ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव, जिसमें हमारे पेरेंट नॉर्मल हो लेकिन बच्चे अफेक्टेड हो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव, और जिसमें बच्चे नॉर्मल हो लेकिन पेरेंट अफेक्टेड हो वो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंस। ठीक, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड हम रेडी करने चल रहे हैं, तब तक आप लोग इसको आराम से लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों अगली स्लाइड हमारी रेडी हो गई है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हाथ में क्या ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कापी भी ले लीजिए अगर लिए हो, और ना लिए हो तो वैसे सॉल्व कर डालिए, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हम मोबाइल के इस पार है, आप मोबाइल के उस पार है। देयर इज नो बाउंडेशन फॉर यू, यू आर 100% फ्री, बट प्लीज नोट दैट इफ यू आर, क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब, लेकिन जब आप जाने लगेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्या रहा है हमारा 11 नंबर का, जेनेटिक डिसऑर्डर कंटेन, कौन सा भैया, जेनेटिक डिसऑर्डर कंटेन मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और आपको जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब लास्ट वाला जो 18 लेक्चर है उसमें पूरा यही कवर किए हैं, तो अगर कोई दिक्कत हो तो उसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक मतलब बीमारी, डिसऑर्डर मतलब डिजीज होती है जो भैया क्या कंटेन करती है, मतलब उसके अंदर कितने पार्ट आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, दोनों होते हैं कि कोई नहीं होता? तो होता तो भैया दोनों है। अच्छा इसके अंदर क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता है पॉइंट म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस, और जो हमारा ये है क्रोमोसोमल, इसमें कुछ क्रोमोसोम के डिजीज आते हैं जिसके क्वेश्चन अभी हम नीचे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज 1 इज नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में कई बार आया है। ठीक, फिर देखिए कह रहा है द केस ऑफ नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज 1 इज नोन एज। इसका डिफिनीशन भी आता है। इस क्वेश्चन के कहने का इतना ही मतलब है कि कभी जब सेल डिवीजन होती है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है बटना तो उसको भी सेल के साथ चाहिए, लेकिन ऐसा दिक्कत होता है कि जब एक सेल दो सेल में बटती है तो पूरा जो क्रोमोसोम है वो जाना चाहिए था आधा इसमें आधा इसमें, लेकिन इसमें ना जाकर के पूरा इसी में आ जाता है। और इस केस को कहते हैं क्या है, इस केस को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। उसके बाद देखिए सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ, तो सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, पूरा कवर करवाए हैं, आराम से पढ़िए। कलर ब्लाइंडनेस इज अ टाइप ऑफ, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो दो जगह हमेशा पूछी जाती है। ठीक, मतलब दोनों बीमारी एक ही क्रोमोसोम पे होती है और हर क्वेश्चन में आती है। तो कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस किस टाइप का डिजीज है, यक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। और ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, लाइन अगर ना याद हो तो रट लीजिए भाई, अगर याद ही होगा तो रटने की जरूरत क्या है, और ना याद हो तो रट लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट डिफिनीशन हर जगह क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट कितना है ये हम आपको बता नहीं सकते हैं, बस इतना जानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है, डाउन सिंड्रोम। अच्छा डाउन सिंड्रोम के ऊपर दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, पहला तो हो गया, ठीक, दूसरा सुनिए, दूसरा क्वेश्चन इस पे बन सकता है भैया कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेते समय से ही उसे दिल की बीमारी रहती है, ऐसा कौन सा सिंड्रोम है, तो वो है कौन सा, डाउन सिंड्रोम। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन क्या कहता है कि डाउन सिंड्रोम बीमारी की खोज किसने की थी, तो लैंगडॉन डाउन, स्क्रीन पे आपके लिए साइंटिस्ट का नाम लिखवा दिए हैं, ठीक, इन्होंने ही खोज किया था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में हमारा अंतिम क्वेश्चन कह रहा है गायनेकोमास्टिया इज अ सिम्टम ऑफ, गायनेकोमास्टिया एक क्रोमोसोमल डिजीज के कारण होने वाला लक्षण है।
गायनेकोमास्टिया क्या होता है? जब मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए, इस केस को कहते हैं गायनेकोमास्टिया। अच्छा, किस सिंड्रोम में देखने को मिलता है? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर 3 सिंड्रोम है, डाउन, टर्नर, क्लाइनफिल्टर। ये होता किसमें है? ये होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में। अच्छा, टर्नर सिंड्रोम का क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए भी बताएं तो क्वेश्चन अपने मन से बना लीजिएगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है क्रोमोसोमल वाली जिसमें फीमेल की जो ओवरी है वो हो जाती है रूडिमेंट्री, मतलब फीमेल स्टेराइल हो जाती है। ऐसा कौन सा सिंड्रोम है? तो वो है टर्नर सिंड्रोम। यही उस पे क्वेश्चन बन सकता था इंपॉर्टेंट। जो भी हो सकता है पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश किए हैं। लेक्चर देखते रहिए, मजा लेते रहिए। चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद नए चैप्टर स्टार्ट किए हैं। एवोल्यूशन लेक्चर 1 उसका भी पढ़ चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए हैं। आराम से देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।